दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए साइंस के जीके के बारे में। ठीक है, झारखंड पुलिस में जीके के सवाल में साइंस से भी सवाल आता है। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी से। तो साइंस में अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूरा आ जाए। ठीक है, 10th लेवल तक थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, तो मैं आपको यही साइंस से 500 VVI MCQ बताने वाला हूं, जो कि 500 के अंदर में ही आपका सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर बात करें तो 500 सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको और सवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें जो है आपको कुछ ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जो कि पहले झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, और कुछ सवाल आ भी सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और ये एक बात ध्यान दीजिए कि ये तीसरे दिन का वीडियो है। ठीक है, मतलब 5 दिन में 500 सवाल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हर दिन 100 सवाल बताऊंगा। तो आज तीसरा दिन है। ठीक है, तो पिछले 2 दिन का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़, शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट सवाल इकट्ठा करने में। तो चलिए आज का पहला सवाल है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। ठीक है, आज 201 प्रश्न से शुरू होगा, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में 200 प्रश्न खत्म हो चुका है। ठीक है, और आज 300 प्रश्न खत्म हो जाएगा। बात तो सही है। तो पहला सवाल है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। देखिए, लाइसोसोम की खोज किए थे म्यूजिक C.D. दुबे। ठीक है, इनका जो है C.D. दुबे। ठीक है, सी मतलब होता है क्रिश्चियन डी दुबे इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, C.D. दुबे। चलिए अगला सवाल है, सघन खेती का संबंध किससे है। तो सघन खेती का संबंध होता है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। तो बीज के अंकुरण जो है, बीज के अंकुरने में, ठीक है, कौन सा इसमें से कारक महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूर्य की रोशनी। ठीक है, जब हम बीज कुछ बोते हैं, ठीक है, बीज जब बोते हैं तो वो ज़मीन के अंदर होता है, तो सूर्य का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण जो है सूर्य का प्रकाश बीज के अंकुरने में कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, बाकी हवा, नमी और तापमान, ये तीनों चीज़ों के कारण जो है बीज अंकुरता है। ठीक है, और सूर्य की रोशनी का कोई भी प्रभाव बीज पर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए जैसे चना वगैरह भी अंकुराते हैं ना, तो चना भी जो है उसको धूप में थोड़े रखते हैं, धूप में नहीं रखते हैं। ठीक है, उसको भिगा करके रखते हैं, खुले में हवा में रखते हैं। ठीक है, अच्छे टेम्परेचर में रखते हैं। चलिए अगला है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा जून और जुलाई में। ठीक है, धान वगैरह या मक्का वगैरह जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, रबी की फसल कब बोई जाती है। तो रबी फसल कब बोई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में, ये देखिए, और फरवरी मार्च में काटा जाता है। ठीक है, चलिए शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रबी। ठीक है, रबी फसल शीत के समय में उगाया जाता है, मतलब कि ठंडा के समय में बोया जाता है उसको। ठीक है, गेहूं वगैरह। चलिए अगला है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं। अब जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है खरीफ का मौसम। ठीक है, खरीफ फसल का मौसम। चलिए खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, ये
तीसरा ऑप्शन नवंबर के प्रारंभ में काटा जाता है। चलिए, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। चलिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अब देखिए, इनमें से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे प्रकाश वर्ष। ठीक है, कभी आप सुने हैं कि समय को प्रकाश वर्ष में बताते हैं? नहीं। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि सूर्य जो है, हमारा पृथ्वी जो है वो दूसरे सौरमंडल से या दूसरे तारा से, मतलब सूर्य तो एक तारा है हमारे सौरमंडल में, लेकिन अगर हमें कुछ मतलब अपना हो, जैसे कि हमारे सौरमंडल के सूर्य से कोई दूसरे सौरमंडल का सूर्य कितना दूर है, तो हम उसको क्या करेंगे? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, आप लोग सुने होंगे। चलिए, अगला है पारसेक इकाई है। अब पारसेक किसका इकाई होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दूरी का। ठीक है, पारसेक दूरी का ही इकाई होता है। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब इसमें से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। तो डेसिबल को ध्वनि की प्रबलता की इकाई के रूप में जाना जाता है, ये बात सही है। ठीक है, अगला है अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी बात सही है। ठीक है, अगला है फिर मतलब कि अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी का इंजन जो होता है, गाड़ी का इंजन या फिर इसका इंजन, किसी मतलब मशीन का इंजन जो है 4 HP का है, 5 HP का है, या 10 HP का है, या 15 HP का है। ठीक है, तो वही HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, मतलब अश्व शक्ति, ये पावर की इकाई होती है। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी बात सही है। ठीक है, समुद्री मील दूरी की इकाई होती है। अगला क्या कह रहा है कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, या ऊष्मा की इकाई नहीं है, तापमान की इकाई है। ठीक है, टेम्परेचर की इकाई है। चलिए, अगला है मतलब कि इसका सही उत्तर, सॉरी यहाँ पे मैंने सही उत्तर आपको नहीं बताया। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ये डी वाला। ठीक है, डी, ये देखिए सेल्सियस वाला। ठीक है, चलिए, मतलब कि सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। अगला है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का। चलिए, अगला है पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाब का। ठीक है, दाब का इकाई पास्कल होता है। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सही है इनमें से? तो देखिए, यहाँ पे बात करें पहले कथन की, बोल रहा है कि खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें होती है। तो खरीफ फसलें सर्दियों में उगाई नहीं जाती हैं, बल्कि ये बरसात में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बात गलत है। अगला है रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, ये भी गलत है। रबी फसल मानसून में नहीं बल्कि शीतकाल में उगाया जाता है। ठीक है, शीत के समय में, सर्दियों के समय में। चलिए, अब अगला क्या कह रहा है, गेहूँ रबी की फसल है। हाँ, ये बात सही है, गेहूँ रबी फसल में आता है। ठीक है, ये शीत के समय में बोया जाता है। ठीक है, ठंडे समय में बोया जाता है। अगला क्या कह रहा है कि सरसों खरीफ की फसल है, ये बात भी गलत है। ठीक है, सरसों रबी की फसल होती है। ठीक है, चलिए, ठंडे के समय में उगाया जाता है, ये सब गेहूं के साथ में बो दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो आप देखिए, इनमें से आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे चना। ठीक है, बाकी ज्वार, धान, मक्का ये सभी खरीफ फसलें हैं। रबी फसल बस ये है चना। ठीक है, चना ठंडे के समय में बोया जाता है। ठीक है, चलिए,
रबी फसल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। तो अब इनमें से बताना है आपको रबी फसल कौन सा नहीं है। देखिए इसका अगर सही उत्तर की बात करें हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा मूंगफली। ठीक है, पहला ही सही हो जाएगा, ये रबी की फसल नहीं है। ठीक है, बाकी गेहूँ, यहाँ पे देखिए गेहूँ, जौ और मंसूर ये सभी रबी फसल में उगाई जाती हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। अब इनमें से खरीफ फसल कौन सा है। देखिए खरीफ फसल इनमें से हो जाएगा यहाँ पे देखिए जौ तो रबी फसल है। ठीक है, सरसों भी रबी फसल है। ये बाजरा सही होगा। ठीक है, मक्का वगैरह, ठीक है, मक्का बाजरा सब खरीफ के समय में उगाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा खरीफ, बाजरा। ठीक है, सॉरी बाजरा। और यहाँ पे बाकी मूंगफली ये खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, चलिए ये मूंगफली वगैरह जो है और क्या कहें उसको, मतलब कि अलग समय में एक उगाया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल भी नहीं है और रबी फसल भी नहीं है। चलिए अगला है, इसको जायद फसल कह सकते हैं। ठीक है, जायद। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। अब इनमें से खरीफ फसल कौन सा है। देखिए खरीफ फसल इनमें से हो जाएगा यहाँ पे कौन खरीफ की फसल है। तो देखिए गेहूं तो आपका हो गया रबी फसल। ठीक है, चावल यानी कि धान यही होगा खरीफ फसल। ठीक है, बाकी मटर गेहूं के समय में ही बोया जाता है, तो ये रबी फसल होगा। सरसों रबी फसल होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल। ठीक है, यानी कि धान। चलिए निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है। अब देखिए रबी फसल तो यहाँ पे गेहूं होगा। ठीक है, बाकी धान ज्वार बाजरा ये सभी खरीफ फसल है। चलिए अगला है गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है। तो गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम होता है नवंबर दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में धान कटाता है। ठीक है, खरीफ फसल कटा जाता है और नवंबर दिसंबर में रबी फसल को बो दिया जाता है। ठीक है, और रबी फसल कटाएगा फिर फरवरी और मार्च में। चलिए और हाँ, खरीफ फसल बोया जाता है जून जुलाई में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है। कीट आकर्षक फसल इनमें से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भिंडी। ठीक है, आप लोग देखे होंगे अगर गांव से होंगे तो भिंडी जब बोते हैं, ठीक है, भिंडी जब फरता है तो उसमें कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, बाकी पालक सनई सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी में तो हालांकि कीड़ा नहीं लगता है, सनई में ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पालक में भी हल्का फुल्का लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा कीड़ा की बात करें तो यहाँ पे भिंडी ही होगा। ठीक है, भिंडी एक कीट आकर्षक फसल है, मतलब खुद कीड़ा मकोड़ा इस पर जो आकर के भिंडी वगैरह जो है सब बर्बाद कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है सवाल, निम्नलिखित में नकदी फसल है। अब नकदी फसल इनमें से कौन सा है। तो नकदी फसल हो जाएगा यहाँ पे तंबाकू। ठीक है, तंबाकू। चलिए निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। तो नकदी फसल के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कपास। ठीक है, कपास। चलिए निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है। पेट्रोपादप इनमें से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा करेज। ठीक है, करेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। इनमें से कौन सा जो है ऊर्जा फसल है जिसकी खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा। चलिए अगला है रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। रेशा यानी कि जिससे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कपास, सन और जूट। ये देखिए कपास, सन और जूट। ठीक है, बाकी इसमें देखिए ए ऑप्शन में तो यहाँ पे बीच में गन्ना आ गया है। ठीक है, तो गन्ना रेशे फसलें नहीं है। फिर दूसरे वाले में यहाँ पे मक्का आ गया है, तंबाकू भी आ गया है, ये रेशे फसलें नहीं है। इसमें भी मक्का आ गया है चौथे नंबर वाले पे। यहाँ पे सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा कपास, सन और जूट ये रेशे फसलें हैं। ठीक है, मतलब कि इससे धागा बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अगला है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। ठीक है, जिसको सेल बोलते हैं। चलिए, और एक से अधिक सेल अगर आपस में मिला हुआ है तो मतलब कि 2 या 2 से अधिक सेल जब आपस में मिलते हैं तो उसको उत्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे पहला कथन क्या कह रहा है कि कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कोशिकाओं के आकार और जो माप है वो विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। तो क्या ये बात सही है? ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी जो है सही है। ठीक है, सही है, ये बात सही है। अगला क्या कह रहा है? कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो ये भी बात सही होगा। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। अगला ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ये भी बात सही है। अगला क्या कह रहा है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये बात गलत है। ठीक है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आप लोग सुनेंगे कोशिकाओं के बहुत से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मतलब सुने क्या होंगे, आपको पढ़े होंगे। ठीक है, 10th क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी अंग है वो सब में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग ऊतकों के प्रकार पाए जाते हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए पहले समझिए, राइबोसोम है। राइबोसोम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम ये भी दोनों में पाया जाता है। बस एक क्लोरोप्लास्ट ही है जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधों में पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधों में पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, और हमारा जो है जंतुओं में ये चीज़ नहीं पाया जाता है। अगर जंतुओं में भी ये होता तो जंतुओं का रंग भी हरा होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किस में बना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म किस में बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। ठीक है, देखिए जो पादप को जो जीव द्रव्य है वो जो मतलब कि कहें 3-4 चीज़ों से मिल करके बना होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों के द्वारा। ठीक है, सबको आपस में मिला करके कहते हैं उसको जीव द्रव्य। ठीक है, चलिए 80% से अधिक कोशिका यानी कि
80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है क्या? ठीक है, मतलब कि कोशिका में 80% से अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। ठीक है, पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो इन चारों में से कौन सी कोशिका है जिसमें कि नाभिक नहीं होता है? ठीक है, मतलब केंद्रक नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा लाल रक्त कोशिका। ठीक है, आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे खून में पाया जाता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस कोशिका को आत्मघाती बैग कहा जाता है, यानी कि आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कि जब मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये क्या अपने आप फट जाता है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोशिका है। ठीक है, और इसमें लाइसोसोम है। ठीक है, इधर ऐसे लाइसोसोम है तो ये क्या करेगा कि अगर कोई भी जो है समस्या आता है कोशिका में तो ये लाइसोसोम फट जाता है। फटने के कारण वो कोशिका पूरा मर जाता है। ठीक है, पूरा कोशिका मर जाता है, मतलब अपने आप को ही ये मार लेता है। तो इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, चाहे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य इनमें से कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, इसका सही उत्तर नहीं, प्लाज्मा झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है। ठीक है, चलिए अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि अंदर जा सकता है, बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, या फिर बाहर आ सकता है, अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? मैंने आपको शायद बताया है पिछले दोनों में से किसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, या कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखिएगा, कोशिका का ऊर्जा घर, पावर प्लांट, पावर हाउस, ठीक है, ऊर्जा गृह या रसोई घर, सब माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, एक चीज़ नीचे है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। अगला है, कोशिका की शक्ति स्रोत होता है। अब कोशिका की शक्ति का स्रोत क्या होता है? तो उसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर होता है। ठीक है, चलिए मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इन चारों में से कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाल रक्त कोशिका, यानी कि आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अगला है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे केंद्रक। ठीक है, कोशिका में केंद्रक होता है जो पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। ठीक है, और हाँ, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इधर भरा हुआ केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, राइबोसोम, लाइसोसोम और जितने भी चीज़ें होती हैं उन सबको मिला करके बोला जाता है जीव द्रव्य। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है। चलिए अगला है, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य उसी को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। मतलब कि इन चारों में से कौन सी कोशिका है जो सबसे
सूक्ष्म है और वो भी जीवित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए होता है? ठीक है, तो मतलब कि डीएनए में इन चारों में से कौन सा समूह होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये पहला होगा। ठीक है, पहला हो जाएगा सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। ठीक है, चलिए अगला है डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत की गायें टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर गाय के दूधों से चाय बनाया जाता है। ठीक है, अगला है गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे साहीवाल। ठीक है, साहीवाल। चलिए थार पारकर किस पशु की नस्ल है? तो थार पारकर भी गाय की ही नस्ल होती है। ठीक है, गाय की। चलिए अगला है सुजाता किस पशु की प्रजाति है? तो सुजाता जो है किस पशु की प्रजाति है? तो इसका सही उत्तर होगा गाय। ठीक है, गाय की ही प्रजाति होती है। चलिए अगला है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्मूथ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक। इसके अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। ठीक है, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। चलिए निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायमीन। ठीक है, थायमीन जो है डीएनए में रहता है लेकिन आरएनए में नहीं रहता है। अगला है आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, आरएनए का पहला कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला है राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरएनए। ठीक है, आरएनए होते हैं। चलिए अगला है आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो जीन कहाँ पे होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणसूत्रों में। ठीक है, गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्र कहाँ पर होते हैं? तो कोशिका के केंद्रक में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। ठीक है, वाटसन तथा क्रिक, दूसरा ऑप्शन। और हाँ 50 सवाल पूरे हो चुके हैं इस वीडियो के, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉब्स लेविन। ठीक है, किसने किया था? तो फॉब्स लेविन ने। ठीक है, चलिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। चलिए आरएनए के एक तंतुगच्छ यानी कि स्टैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको कहा जाता है अनुलेखन। ठीक है, इसको कहा जाता है अनुलेखन। चलिए अगला है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो लैब में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुराना ने। ठीक है, सही उत्तर होगा खुराना। चलिए अगला है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माता पिता, बलात्कारी और चोर, ये सभी होगा। ठीक है, इन सभी के लिए। चलिए अगला है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है हिस्टोन। ठीक है, उसको हिस्टोन कहते हैं। चलिए अगला है, विषाणुओं में होता है, क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे, या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक होता है, या तो आरएनए या फिर डीएनए। चलिए वायरस भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है। चलिए अगला है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो अधिकांश विषाणुओं में पाया जाता है केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। ठीक है, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए, याद रखिएगा। ठीक है, दोहरे तंतुगुच्छ। चलिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पे राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम। चलिए, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किस में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मटर में। ठीक है, मटर में पाया जाता है। चलिए, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सहजीवी होते हैं। ठीक है, सहजीवी। चलिए यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि जो फलदार फसलें होती हैं, ठीक है, और उनकी जड़ में कुछ गांठ पाया जाता है। ठीक है, ऐसे कहीं कहीं पर गांठ पाया जाता है, तो उसी गांठ में नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, वह कैसे जीवाणु होते हैं? तो सहजीवी जीवाणु होते हैं। ठीक है, चलिए अगला, आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्यूडोमोनास। ठीक है, स्यूडोमोनास। चलिए, प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन यानी कि खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। रेफ्रिजरेशन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, कैसे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। जैसे देखिए, जो कोई भी कंपनी या फिर सरकार जब अनाज खरीदती है किसानों से, तो उसको एक कमरे में रखा जाता है ताकि लंबे समय तक रहे, ठीक ठाक रहे। ठीक है, और उस कमरे में जो है एसी वगैरह जो है
लगा दिया जाता है ताकि बाहर के वातावरण का कोई भी प्रभाव उस पर ना पड़े, जिसके कारण वो खराब ना हो। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, ठीक है, मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको कम करके खाद्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हम फ्रिज में कुछ चीज़ क्यों रखते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, ख़राब उसमें क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसा उसको टेम्परेचर चाहिए वैसा फ्रिज में मिल जाता है। ठीक है, और बाहर अगर रखिएगा तो ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो है रासायनिक प्रक्रियाएं बाहर होती रहेंगी। ठीक है, जिसके कारण वो ख़राब हो जाएगा। चलिए अगला है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है किण्वनीकरण। ठीक है, किण्वनीकरण। चलिए अगला है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किसमें संबद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कवक। ठीक है, कवक से संबंधित होता है। ठीक है, एक चीज़ छत्रक, ठीक है, ये ऐसे छाता टाइप का बना होता है ऐसे। ठीक है, आप लोग देखे होंगे गोबर ओबर पर रहता है। ठीक है, जंगल वगैरह में कभी मतलब देखे होंगे, या फिर पेड़ पौधा के नीचे भी बना होता है मिट्टी में। चलिए अगला है, उसको कवक बोला जाता है। ठीक है, अगला है सामान्य खाद्य छत्रक यानी कि मशरूम क्या होता है? तो मशरूम जो होता है उसको वो होता है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। ठीक है, मशरूम को खाया जाता है। ठीक है, इसको देहात में बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको, खूखड़ी। ठीक है, हम लोग के मतलब घर तरफ बोला जाता है खूखड़ी। ठीक है, खूखड़ी। इसको मतलब असली नाम इसका कवक है। ठीक है, तो उसको भी खाया जाता है, जो कि सामान्य एक कवक होता है, मिट्टी में होता है। और एक कवक जो छाता वाला, जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे, ये गोबर में उगता है। ठीक है, छाता वाला कवक गोबर में उगता है और नॉर्मल कवक जो है वो मिट्टी में उगता है। ठीक है, वो खाने वाला होता है, उसको खा सकते हैं। अगला है, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। ठीक है, ईस्ट जब मिलाते हैं गूथे हुए आटे में तो आटा धीरे धीरे जो है उठने लगता है, मतलब फैलने लगता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्मोचन होता है। ठीक है, अगला है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए निम्न में से किसे बर्निंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट को। चलिए अगला है, लाल सिंधी है क्या है? तो लाल सिंधी जो होता है उसको गाय की प्रजाति है। ठीक है, गाय की प्रजाति है लाल सिंधी। और लाल सिंधी साहिवाल हो गया, जर्सी हो गया, और एक मैंने और बताया था आपको थार पारकर। ठीक है, ये सभी गाय की प्रजाति होती है, बहुत सी गाय की प्रजाति है। ठीक है, अगला है, हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? देखिए हल्लीकर गाय की नस्ल का नाम है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर में। ठीक है, मैसूर में पाया जाता है। चलिए थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो थार पारकर जो है पाई जाती है हथौड़ी क्षेत्र में, सॉरी हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, हाड़ौती। चलिए अगला है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है,
इन चारों में से कौन सी गाय है जो अधिक दूध देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहिवाल। ठीक है, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा और गंगातीरी इन सब से भी ज़्यादा दूध देती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? तो इनमें से विदेशी नस्ल वाली गाय कौन सी नहीं है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कांकरेज। ठीक है, कांकरेज ये देसी नस्ल है, बाकी सब विदेशी नस्ल है। ठीक है, ब्राउन स्विस, हॉल्स्टीन फ्रिजियन, जर्सी। ठीक है, गरनसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? देखिए, गरनसी भी गाय की ही नस्ल है। इसका मूल स्थान कहाँ पे है? तो इसका मूल स्थान है फ्रांस में। ठीक है, ये विदेशी नस्ल है। चलिए, भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? आप देखिए, संकर भी एक नस्ल है। ठीक है, गाय की ही नस्ल है। यह जो है कौन सी गाय की जो है नस्ल मतलब अलग बनाया गया है? ठीक है, कौन सी गाय से संकर नस्ल बनाया गया है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कॉर्न फ्रीज। ठीक है, कॉर्न फ्रीज नस्ल की गाय से संकर नस्ल बनाई गई है। ठीक है, चलिए, गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 21 दिन। ठीक है, 21 दिन। चलिए, दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? तो दुधारू गाय की पहचान होती है कि उसकी जो है आयन पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, दूध नलिका उभरी रहती है और दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, चलिए, अगला है, विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती हैं? तो विश्व में सर्वाधिक भैंसें जो हैं पाई जाती हैं हमारे भारत में ही। ठीक है, गाय और भैंस ये सभी हमारे भारत में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, और गधा की बात करें तो पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन भैंस की नस्ल नहीं है? तो कौन सी जो है इनमें से नस्ल भैंस की नस्ल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाती। ठीक है, मेवाती ये भैंस की नस्ल नहीं है, बाकी सुरती, मुर्रा, नीली ये सभी भैंस की नस्लें हैं। ठीक है, मेवाती गाय की नस्लें हैं। ठीक है, अगला है, मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? तो मुर्रा भैंस का जो है सींग होता है छल्लेदार। ठीक है, मुर्रा भैंस का सींग छल्लेदार होता है, जिससे इसकी पहचान होती है। चलिए, भैंस के दूध में औसतन वसा का मात्रक क्या होता है? तो भैंस के दूध में औसत बात करें तो 7.2% फैट पाया जाता है। ठीक है, वसा पाया जाता है। चलिए, सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा भादवारी। ठीक है, भादवारी नस्ल की भैंस में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भदावरी। ठीक है, सही उत्तर होगा भदावरी। चलिए, निम्न में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाफराबादी। ठीक है, जाफराबादी। चलिए, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है यहाँ पे बकरी को। ठीक है, बकरी। ये सभी हालांकि जीके के सवाल है। ठीक है, साइंस में भी आ गए हैं, क्योंकि साइंस में भी ये सभी आते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बरबरी। ठीक है, बरबरी। अगला है एंग्लो नुबियन। ठीक है, एंग्लो नुबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। चलिए,
बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एंग्लो नुबियन। ठीक है, एंग्लो नुबियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सानेन। ठीक है, सानेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शहरी बकरी यानी कि सिटी गॉट के नाम से कौन जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्बरी। ठीक है, बर्बरी बकरी की नस्ल है, इसको सिटी गॉट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जमुना पारी। ठीक है, सही उत्तर होगा जमुना पारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहेर नामक ऊन अंगोरा, ठीक है, यहाँ पे देखिए मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है और यह किसकी नस्ल है? ठीक है, अंगोरा नामक नस्ल यह किसकी नस्ल होती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बकरी का। ठीक है, देखिए बकरी की नस्ल होती है एक अंगोरा। ठीक है, उसी से मोहेर नामक ऊन जो है प्राप्त किया जाता है। अगला है गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो यहाँ पे मतलब पूछ रहा है कि गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि लौह लवण अधिक होता है किसमें? बकरी के दूध में। ठीक है, चलिए लौह लवण अधिक होता है। अगला है सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है बकरी से। ठीक है, बकरी। चलिए अगला है ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो पश्मीना जो है एक तरह का बकरी का नस्ल है। ठीक है, बकरी का नस्ल होता है, यहाँ पे सही उत्तर होगा बकरी। अगला है बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि जो है इसमें वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती हैं। तो यह है इसका सही उत्तर। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल के बायो में लिंक मिल जाएगा। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।